मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, एमएस गर्ल्स कॉलेज। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में बताया। आज अपने लेंगे अरस्तु से ही संबंधित जो दूसरा सिद्धांत है, संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक या पिता मानते हैं। यद्यपि अरस्तु से पहले अनेक यूनानी विचारक हुए, लेकिन उन्हें नहीं ही उनके बजाय हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए वह व्यवहारिक सिद्धांत है। उन्होंने प्लेटो की तरह से काल्पनिक विचार जो है प्रस्तुत नहीं किए। यद्यपि अरस्तु के सारे विचार मौलिक विचार भी नहीं है, उनमें से एक ही संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत हम लेते हैं, जो कि अरस्तु की कोई मौलिक देन नहीं है। इससे पहले भी संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में प्लेटो के द्वारा अपने ग्रंथ, अपने पुस्तक स्टेट्समैन में जो है विचार दिए गए थे। लेकिन अरस्तु ने जो संविधान का वर्गीकरण किया है, उसके लिए अरस्तु ने उस समय के जो विद्यमान संविधान थे, लगभग 158 जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, उनका उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद अरस्तु ने अपने संविधानों का वर्गीकरण जो है वह प्रस्तुत किया। और मोटे तौर पर अरस्तु का ये मानना था कि जो वह संविधान जो है शुद्ध या अच्छे संविधान है जो कि सामान्य जनता का हित करते हैं या सामान्य जनता का ध्यान रखते हैं। और जो संविधान शासकों के व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करते हैं, वह संविधान विकृत या अशुद्ध संविधान की श्रेणी में आते हैं। और संविधान की परिभाषा जब अरस्तु ने दी, तो उसको दो रूपों में प्रस्तुत करने की उन्होंने कोशिश की। सर्वप्रथम तो अरस्तु ये कहता है कि राज्य के विभिन्न मनुष्य के जीवन निर्वाह के जो विशेष नियम हैं, वही संविधान है। अर्थात संविधान एक जीवन पद्धति है, जीवन के निर्वाह का एक विशेष जो है मार्ग है। और दूसरे अर्थ में अरस्तु ये बताते हैं कि राज्य विभिन्न पदों का संगठन है और ये उसके विधि के वितरण का एक सिद्धांत है, सार्वभौम सत्ता का ये निर्धारण करता है। तो दो रूपों में अरस्तु ने जो है अपने संविधान की परिभाषा जो है वो बताने की कोशिश की है। और उसमें पहली जो परिभाषा है, उसमें अरस्तु जो है संविधान का नैतिक रूप जो है वह प्रस्तुत करता है, मतलब कि उसकी तरफ वो अपना ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता है। और दूसरी जो परिभाषा है, उसमें अरस्तु ने संविधान के राजनीतिक स्वरूप की ओर संकेत दिया है। अर्थात अरस्तु जो है वह संविधान और राज्य में कोई अंतर मान करके नहीं चल रहा है। जबकि आधुनिक युग में जब हम बात करते हैं, आधुनिक संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो हम संविधान और राज्य दोनों को अलग अलग मान करके चलते हैं। लेकिन अरस्तु ने ऐसा नहीं किया। उसने संविधान और राज्य को एक ही माना है, जो कि एक तरह का अरस्तु में अंतर्विरोध जो है वह हमें दिखाई देता है। जहाँ तक अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की बात है, तो अरस्तु ने अपना जो संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वो दो आधार पर प्रस्तुत किया है। पहला आधार है संख्या के आधार पर, अर्थात नंबर के आधार पर। और उसमें प्लेटो ये बताना चाहता है कि प्रभुत्व शक्ति जो है या शासन करने की शक्ति जो है, उस शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा या अनेक व्यक्तियों के द्वारा। दूसरा जो है
अरस्तु जो बताते हैं वह आधार है लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, वह अपना स्वयं का हित करना चाहते हैं या सामान्य जनता का हित करना चाहते हैं, उस आधार पर। तो अरस्तु ने अपना जो संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया वह उसने दो आधारों पर प्रस्तुत किया है, एक तो संख्या के आधार पर और दूसरा जो है उद्देश्य या लक्ष्य के आधार पर। और अरस्तु उसी संविधान को सबसे अच्छा संविधान मानता है जो सामान्य जनता के हित के लिए हो, सामान्य जनता के कल्याण के लिए हो, उसे वह शुद्ध संविधान की संज्ञा देता है, नाम देता है। और जो संविधान अपने स्वयं के हित के लिए कार्य करता है या स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करता है, उसे अरस्तु जो है बुरा या विकृत संविधान जो है मान करके चलता है। तो अरस्तु ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसको हम एक तालिका के माध्यम से जो है समझ सकते हैं, जिसमें उसने ये बताया है प्रथम आधार जो है संख्या और द्वितीय आधार जो है वह है इसके सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य क्या है। सॉरी, मतलब साथ ही साथ अरस्तु ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यह उसके जो संविधान का जो वर्गीकरण है, जो उसने दो आधारों पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसमें ये बता रहा है कि इनमें से कोई भी प्रकार जो है हमेशा विद्यमान रहने वाला नहीं है, इनमें परिवर्तन जो है वह स्वाभाविक है। एक संविधान है, उसकी समाप्ति होगी, उसके बाद में दूसरी जो है शासन व्यवस्था उसमें अपने आप स्थापित होगी और वह भी अपने उद्देश्यों के आधार पर। तो शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर और सर्वोच्च सत्ता के संचालन के उद्देश्य के आधार पर उसने अपने संविधानों का वर्गीकरण जो है वह प्रस्तुत किया है। और इसमें अरस्तु ये बता रहा है कि जब शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसे हम कहते हैं एक तंत्र या राजतंत्र। अरस्तु के अनुसार राजतंत्री व्यवस्था जो है वह सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, क्योंकि इसमें शासन सत्ता जो है वह एक व्यक्ति के हाथ में होती है और उस व्यक्ति को हम राजा कहते हैं और उस राजा का लक्ष्य जो है, उसका उद्देश्य जो है सामान्य जनता की भलाई करना होता है। और अरस्तु इस राजतंत्री व्यवस्था को सबसे आदर्श व्यवस्था जो है वो मान करके चल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि वह राजा जो है सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। सद्गुण और सर्वगुण संपन्न जो है शासक होना चाहिए और उसका उद्देश्य जो है सामान्य जनता का हित होना चाहिए। यद्यपि सबसे अच्छी शासन व्यवस्था राजतंत्री व्यवस्था को अरस्तु मान करके चल रहा है, लेकिन इसमें भी कमी अरस्तु को ये दिखाई देती है कि एक राजा जो है अच्छा शासक हो सकता है, सामान्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करने वाला हो सकता है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी भी उतना ही गुण संपन्न होगा, ये है हम मान करके नहीं जा सकते। तो अरस्तु ये कह रहा है कि ये जो व्यवस्था है, राजतंत्रीय जो व्यवस्था है, यह ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि राजतंत्र में धीरे धीरे क्या होता है कि शासक जो है अपने हित के लिए कार्य करने लग जाता है। और जब शासक अपने स्वयं के हित के लिए कार्य करने लग जाता है तो वह राजतंत्र का विकृत रूप जो है तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कि हम निरंकुश तंत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें शासक जो है धूर्तता और धोखे और कानून की परवाह न करते हुए स्वयं हित के लिए कार्य करने लग जाता है। और उसके संदर्भ में अरस्तु ये कहता है कि निरंकुश शासन व्यवस्था जो है वह भी ज्यादा समय तक नहीं चलती है, क्योंकि जब एक राजा जिसके पास की सत्ता है वह सामान्य जनता के हितों की अवहेलना करने लग जाता है, उनके हितों की उपेक्षा करने लग जाता है, तो ऐसे शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो है सामान्य जनता जो है क्रांति कर देती है। और क्रांति करने के पश्चात उस एक व्यक्ति को
जो कि निरंकुश शासक है उसे सत्ता से हटा करके और कुछ जो योग्य व्यक्ति हैं वह शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं और वह शासन को विधि के अनुसार या कानून के अनुसार जो है चलाने का कार्य करते हैं और इस शासन व्यवस्था को हम कुलीन तंत्री शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें एक विचारक हैं जेएल मीरेस, उन्होंने इसके संबंध में कहा है कि कुलीन तंत्र से अरस्तु का जो अर्थ है, मतलब कि ऐसे राज्य या ऐसी सरकार से है जिसमें जन्माधिकार ही कम या अधिक रूप से राजनीतिक सुविधाओं की अनिवार्य शर्त जो है वो मानी जाती है। मतलब कि अरस्तु के अनुसार जो है केवल यही एक ऐसी शासन विधान है या ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्ति के गुणों में पूर्ण रूपेण समानता जो है वह होती है। तो अरस्तु के दृष्टिकोण में कुलीन तंत्र एक तरह से लोकतंत्र और धनिक तंत्र इन दोनों के मिश्रण से जो है बनने वाला एक विधान है और इसके लिए मतलब कि कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। एक तो स्वतंत्र जन्म, दूसरा संपत्ति और तीसरा जो है योग्यता। और इन तीनों के मिश्रित रूप को हम कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था जो है वो मानते हैं। और कुलीन तंत्री जो शासन व्यवस्था है वह भी राजतंत्र की तरह से ही बुद्धि, गुण और संस्कृति द्वारा संचालित और कानून प्रिय शासन प्रणाली होती है। और कुलीन तंत्री वंशानुगत भी हो सकता है और आयु के अनुसार भी हो सकता है। लेकिन अरस्तु का ये मानना है कि यह जो कुलीन तंत्री व्यवस्था है जिसमें कि योग्यता के आधार पर सामान्य जनता के हित के लिए जो कार्य किया जाता है, यह व्यक्ति भी ज्यादा समय तक सामान्य जनता के हितों के अनुसार कार्य करने वाले सिद्ध नहीं हो पाते हैं और यह व्यक्ति भी अपने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है कार्य करने लग जाते हैं और जब वह अपने स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करने लग जाते हैं तो यही अच्छी शासन व्यवस्था जो है बुरी शासन व्यवस्था में परिणत हो जाती है जिसको कि हम धनिक तंत्रीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये धनिक तंत्रीय शासन व्यवस्था जो है वह भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाती है और सामान्य जनता जो है उनके विरुद्ध जो है विद्रोह कर देती है और सारी जनता के हित में कार्य करने वाली शासन व्यवस्था जो है स्थापित होती है और उसको हम कहते हैं सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी। क्योंकि जैसा पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अरस्तु जो है अतिवादिता से बचने वाला विचारक है और उसने हमेशा जो है मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है और मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के कारण से ही अरस्तु ने ये देखा कि राजतंत्रीय व्यवस्था और कुलीन तंत्रीय व्यवस्था जो है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उसने सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी जो है उसे उसने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली का, क्योंकि ये मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग होने के कारण से ही मतलब कि निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र के जो दोष हैं वह मतलब कि पॉलिटी या सर्व प्रजातंत्र में नहीं रहेंगे और ऐसे शासन व्यवस्था को हम व्यवहार में स्थापित भी कर सकते हैं। और इसी कारण से अरस्तु का झुकाव है वह इस शासन व्यवस्था के प्रति था। अरस्तु ने जब अपनी इस शासन व्यवस्था के बारे में बताया तो अरस्तु ने इसके 3 प्रकार बताया। प्रथम प्रकार वह जिसमें कि प्रजातंत्र एवं धनिक तंत्र के तत्व समान रूप से विद्यमान थे और दूसरे प्रकार में दोनों प्रकार के विधानों के माध्यांक निकाल लिया गया, मध्यम मार्ग निकाला गया और तीसरा प्रकार का सर्व प्रजातंत्र वह है जिसमें कि प्रजातंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों को आंशिक रूप से अपनाया गया। लेकिन अरस्तु ये मानता है कि यह जो अपने सर्व प्रजातंत्र जो है वह भी अधिक समय तक विद्यमान नहीं रहता है और यह जो है भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता आती है थोड़े समय के लिए वह सामान्य जनता के हित के लिए कार्य करते हैं और बाद में वो स्वयं के हितों
के लिए जो है कार्य करने लग जाते हैं, जिससे कि हम एक बुरी शासन व्यवस्था जो है मानते हैं, जिसमें कि अ, ये माना जाता है कि निरपेक्ष समानता के तत्व पर बहुत बल दिया जाता है और सब नागरिक जो है विभिन्न प्रकार की योग्यताओं पर विचार न करते हुए समान जो है माने जाते हैं। इसमें धनी निर्धन अनपढ़ पढ़े लिखे मूर्ख और सब जो है बराबर समझे जाते हैं। और यह स्वतंत्रता के आधार पर सभी को यद्यपि समान अधिकार देता है, लेकिन अधिकारों की ये समानता और स्वतंत्रता शीघ्र ही मतलब कि नियंत्रण के अभाव में जो है अराजकता में परिणित हो जाती है। और इसीलिए जो है अरस्तु जो है इसे एक बुरी शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार करता है कि यह एक सामान्य जनता के हितों की अवहेलना करने वाला जो है संविधान का प्रकार है, और इस कारण से प्लेटो इसे स्वीकार नहीं करता है। तो जहाँ तक अरस्तु के श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की बात है या श्रेष्ठ संविधान की बात है, यद्यपि अरस्तु राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता था, लेकिन उसे ये लगा कि राजतंत्र में एक राजा जो है योग्य हो सकता है, लेकिन राजा का उत्तराधिकारी भी उतना ही योग्य हो, ऐसा हम कह करके नहीं चल सकते हैं। और इसी कारण से अरस्तु ने पॉलिटी या सर्व प्रजातंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। जहाँ तक अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की बात है, तो अरस्तु ने इसे साइकिल थियोरी ऑफ गवर्नमेंट जो है वह कहा है। और इसके संबंध में अरस्तु ये कहता है कि जिस प्रकार से ऋतुएं जो है स्वाभाविक रूप से बदलती है, और उसी प्रकार से शासकों में भी परिवर्तन का चक्र जो है वह चलता रहता है। और यह परिवर्तन का जो चक्र है, यह राजतंत्र से जो है शुरू होता है, और उसके बाद कुलीन निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र और पॉलिटी और प्रजातंत्र के बाद में अंत में फिर राजतंत्र के रूप में परिणित हो जाता है। तो अरस्तु जो है सबसे अच्छी शासन व्यवस्था जो है राजतंत्र को मान रहा है, लेकिन जब राजा जो है जनहित से के हितों की उपेक्षा करके अपने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है, तो निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। और कुछ समय बाद निरंकुश शासन के अत्याचारों से सामान्य जनता जब पीड़ित होने लगती है, तो कुछ अच्छे और कुछ योग्य और कुलीन व्यक्ति जो है कुलीन तंत्री शासन की स्थापना करते हैं। और शासन सत्ता को प्राप्त करने के बाद ये जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनको कि हम कुलीन तंत्री शासन व्यवस्था के भागीदार मान करके चल रहे हैं, इनमें भी हमको सद्गुण के गुण जो है अदृश्य या गायब होते हुए प्रतीत होते हैं, और यह भी स्वयं की हित साधन में जुड़ जाते हैं। और कुछ समय के उपरांत कुलीन तंत्र का भी पतन हो जाता है, और उसके बाद में धनिक तंत्र जो है उसका स्थान जो है वो ले लेता है। और ये धनिक तंत्र जो है वो छोटे छोटे अपने स्वार्थों के लिए जनता का जो है शोषण करते हैं, और फिर जनता जो है उनके विरुद्ध बगावत कर देती है। और उसके बाद जो शासन व्यवस्था स्थापित होती है उसको हम धनिक तंत्र या पॉलिटी के नाम से जानते हैं। पर समय की गति के साथ साथ तो इसका रूप भी जो है दूषित होता जाता है, अव्यवस्था फैलती जाती है, और फिर यह शासन व्यवस्था जो है प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र जो है वो कहलाने लग जाता है। और भीड़ तंत्र एक प्रकार का अतिवादी लोकतंत्र है, और अरस्तु ने इसे सबसे एक बुरी शासन व्यवस्था या निकृष्टतम जो है रूप माना है। और उसके बाद जो है अरस्तु ये मानता है कि उसके बाद जो है पुनः राज्य का कोई सद्गुणी व्यक्ति जो है वह सत्ता को स्थापित करेगा और कानून और व्यवस्था की स्थापना करेगा, और जो कि दोबारा से जो है राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित होगी। और इसी के भांति ये जो चक्र जो है वो निरंतर चलता रहेगा। लेकिन जब हम अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की आलोचना करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि अरस्तु का जो ये चक्रीय सिद्धांत है, संविधानों के जो वर्गीकरण का सिद्धांत है, यह जो है इस भीड़ तंत्र पर या प्रजातंत्र पर आकर के क्यों ठहर गया है। तो आज हम इतना ही लेंगे, और नेक्स्ट अपनी क्लास में लेंगे अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना। धन्यवाद।